स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं वीडियो नंबर 25। देखिए भाई सैम्पल पेपर 25 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आइज क्लोज। देखिए हम क्या देखते हैं, जैसे ही लाइट हमारे आंखों पर गिरती है हम अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, क्लोज। देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच टेक प्लेस बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई मसल्स। तो जब आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ जाएंगी, उससे पहले कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो हमें उसको सीक्वेंस में लगाना है और बताना है इसमें से क्या होगा। देखिए भाई, जैसे रिसेप्टर कौन होते हैं, हमारी सेंस ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है। फिर मोटर न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड और फिर आई, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मोटर न्यूरॉन बाद में काम करेगा, पहले वो मैसेज आएगा, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जाएंगे। तो अब हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, देखिए रिसेप्टर ने रिसीव किया मैसेज को, सेंसरी न्यूरॉन के पास लेके गए, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएंगे, फिर मोटर न्यूरॉन को मैसेज देंगे और वो आई को मैसेज देगी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ओके, इससे बी ऑप्शन पे जाएंगे। अगला इफेक्टर होगा, ये बिल्कुल गलत है, इफेक्टर तो बाद में होता है मोटर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन रिले, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय, देखो भाई डीएनए की कॉपी कैसे होती है, सेलुलर अपरेटस की वजह से, या मोर डीएनए कॉपी की वजह से, या जाइगोट के फॉर्म होने की वजह से, या इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, माता पिता के गुण बच्चों में आने की वजह से। तो इसे क्या रखा है, डीएनए कॉपी होती है सेलुलर अपरेटस के क्रिएट होने की वजह से। नेक्स्ट, इन द गिवन सेटअप व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास वूल सोक्ड इन द वाटर। देखो भाई, अब हमारे ये एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा है, एक बर्नर दिख रहा है, मेटल सैंपल, यहाँ पे मेटल ले रखा है और यहाँ पे ग्लास वूल लगा रखी है ताकि वो पानी को सोक कर ले इन वाटर, है ना, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। तो ये ग्लास वूल क्या कर रही है, पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, ये स्टैंड है, और यहाँ पे क्या डिलीवरी ट्यूब क्या निकाल रही है भाई, हाइड्रोजन गैस निकाल रही है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में जा रही है भाई, पानी में जा रही है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है हमसे, हमें फंक्शन बताना है ग्लास वूल का। तो ग्लास वूल का फंक्शन होता है स्टीम प्रोवाइड करना मेटल के लिए। देखो ऐसा क्यों, तुम देखते हो पानी है, पानी अब गर्म हो रहा है, तो वो पानी गर्म होने के बाद जो भाप है वो एक्सकेप हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे ग्लास वूल होगी तो उस भाप को लंबे समय तक अपने पास सोख के रखेगी। तो इस तरीके से जो मेटल है उसको भाप ज़्यादा मिलेगी, स्टीम ज़्यादा मिलेगी, इसलिए उसका काम होता है स्टीम को प्रोवाइड करना, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द, तो तभी तो हम मेटल प्लस स्टीम की रिएक्शन दिखा रहे हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन सा फिनोमिना नहीं होता। नंबर 1, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखो स्टार ट्विंकल करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, बिल्कुल ठीक है। आगे, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, देखो भाई कलर, समुद्रों का जो पानी है, पानी में जो कलर है वो उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कोई काम नहीं है, गहराई में कोई काम नहीं है। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट होता है, 2 मिनट पहले सूरज निकल जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। अगला, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, स्टार हमें वास्तव में जितने ऊंचे होते हैं उससे ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं ना, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा, नेहा ने कुछ ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाले ड्रॉप बाय ड्रॉप 10 ml ऑफ वाटर में बीकर के अंदर, और वो नोट करती है कि टेम्परेचर और पीएच क्या है पानी का सॉल्यूशन का, और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पीएच के बारे में। देखो भाई, जैसे ही कंसनट्रेटेड एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में डालते हैं, पानी में, तो क्या होता है, देखो एसिड के साथ जब भी पानी रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है ना। फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की हमने 10 ml पानी में डाला है, तो क्या होगा, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। आगे, जो पीएच है वो डिक्रीज होएगा क्योंकि एसिड डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि एसिड में पानी मिला रहे हैं, तो पहले कंसनट्रेटेड का पीएच क्या था, ज़्यादा, और जैसे ही हम उसमें पानी मिला रहे हैं वो डाइल्यूट हो रहा है तो उसका पीएच डिक्रीज होएगा। अगला, डिजोल्विंग एन एसिड हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होती, कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, तो ये रॉन्ग है। अगला, जब हम एक एसिड को पानी में मिक्स करते हैं उसको डाइल्यूशन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट फर्मेंटेशन के बारे में क्या ट्रू नहीं है। पहला, प्राइवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। अगला, प्राइवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, गलत, प्राइवेट तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, वो कन्वर्ट होता है, कब कन्वर्ट होते हैं ये, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। फर्मेंटेशन जो है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं,
देखो भाई, तो अब हमें बताना है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, वो फर्मेंटेशन होती है शुगर की, जिससे अल्कोहल बनता है इसकी हेल्प से, तो ये ट्रू है। प्राइवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये ठीक है। प्राइवेट किस में कन्वर्ट होता है भाई? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, जब एनर्जी रिलीज होती है साथ में। आगे फर्मेंटेशन प्रोसेस ईस्ट में होता है, ये भी ट्रू है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स कर दिया तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनती है। देखो भाई, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? Al2SO4 की थ्राइस। जब हम उसको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? BaSO4 और AlCl3। क्या बनता है भाई? BaSO4 प्लस में AlCl3 बनते हैं। तो अब हमें देखो, ये हमें रिएक्शन यही दे रखी है ना, और इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन होती है? बेरियम सल्फेट, ये याद रखना है। प्रेसिपिटेट कौन होता है भाई? इसमें बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारा, विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो बोथ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो ये तो रूट्स दिखाती है, रूट ही जमीन में जाती है, जियोट्रोपिज्म और पानी भी, तो रूट्स ही आएगा इसका तो सीधे। आगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। देखो भाई, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 7, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और अगली में 5। तो N और N के बीच में इसके पास 5 है, 2 ऊपर बना दो, 3 बीच में बना दो, इसके भी 2 ऊपर और 3 बीच में। अब देख लो इस तरह का, 2 ऊपर बनाओ या साइड में बनाओ, तो ये हमारा हो गया। इसमें देखो 3 बीच में है, 6 होने चाहिए ना बीच में, जैसे मैंने बनाए हैं, है ना। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम होल्ड ट्रू टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ 4 स्टेप फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। देखो भाई, प्रोड्यूसर है, फिर मेंढक ने घास को खाया, घास को किसने खा लिया भाई? ग्रास होपर। ये तो गलत है, घास को ग्रास होपर खाएगा, फिर उसको मेंढक खाएगा, फिर उसको स्नेक खाएगा, तो ये रॉन्ग है। अगला देखो भाई, ये ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर। उसको कौन खा रहा है? मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है? स्नेक। अगला क्वेश्चन, ऑन एडिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन X टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो भाई, हमने क्या किया है? 2 ड्रॉप डाली है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, एंड सॉल्यूशन बिकम पिंक, और वो कैसा बन गया? पिंक। दो एंड ऑन एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एक्शन ड्रॉप बाई द पिंक कलर डिसअपियर। तो डिसअपियर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे अब हमें पता है, ये बताना है कि किस में ऐसा हो रहा है। देखो जैसे मिथाइल ऑरेंज है, उसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? ऑरेंज। ये एसिड में तो रेड होता है। और देखो मैंने इसको याद करने की ट्रिक ऐसे कर रखी है, ऑरेंज रेड और प्लस येलो से मिलकर बनता है। तो एसिड में तो इसका कलर होता है रेड और बेस में होता है येलो। लिटमस सॉल्यूशन है, वो ब्लू को रेड में करता है और रेड को ब्लू में। टर्मरिक पेस्ट जो हल्दी होती है, एसिड में तो वो येलो होती है और बेस में पिंक हो जाती है। फिनोथिलीन जो होता है एसिड में फिनोथिलीन जो होता है एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में क्या हो जाता है? पिंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्पर्म दे रखे हमें। देखो ये तो सिंपल है, 23 क्रोमोसोम हमारे स्पर्म के होते हैं, 23 एग के होते हैं। 23 कितने बन जाएंगे? 46। नेक्स्ट हमारा, एक बैटरी है 12 वोल्ट की, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इतनी रजिस्टेंस है। देखो सीरीज में कनेक्ट किया है तो सारे रजिस्टर को जोड़ दो, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 1 जोड़े, कितने आएंगे? 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16 का छक्का से लगी 2.6 ओम हो गया। टोटल कितनी होगी? 2.6। अब हमें बताना है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 1 ओम रजिस्टर। देखो भाई, सीरीज में सभी में करंट क्या रहता है? सेम। और ये तो टोटल आर होगी हमारे पास, है ना। और V कितनी है? टोटल 12। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? V बटे में R। V कितना है? 12 डिवाइड में 2.6, 12 ऊपर 10 ऊपर और डिवाइड में 26। काटो, 2 से घटा 6 पे, 2 से घटा 13 पे, यह आ गया 60/3। 13 पंजू 65, 13 चौके मतलब 4.61 आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, रिया ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया लाइम वाटर में से, और ये क्या हो जाती है? मिल्की हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ए सब्सटेंस बन गई। तो अब हमें बताना है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अब हम इस सॉल्यूशन में से पास कर रहे हैं तो वो कलरलेस क्यों हो रही है? बी बनने की वजह से। तो हमें ए और बी बताना है। देखो भाई, इसकी रिएक्शन हम बैक में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ताकि हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। देखिए भाई, हमारे पास सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उस एक्वस था, उसमें CO2 गैस हमने पास करनी थी। जैसे हम उसमें CO2 गैस पास करते हैं तो वो क्या बनेगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी अलग हो जाएगा। तो अब हमें वो सब्सटेंस बतानी है जो बन रही थी, कैल्शियम कार्बोनेट बन गई थी। अब जो ए हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बना है, इसको हमें पानी के साथ रिएक्ट करवाना था, प्लस CO2 गैस इसमें से पास करनी थी। तो वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में क्या है? सोल्यूबल। तो ये सब हमें बताना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हमारा ए ऑप्शन आएगा। ए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और अगला बी क्या था? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म। देखो भाई, इंटरेक्शन किसके बीच में? नॉन लिविंग का लिविंग के बीच में क्या कहलाता है भाई? इकोसिस्टम। अगला, फ्रॉम द गिवन क्लू आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोसेस एंड इज सिग्निफिकेंस। देखो भाई, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं, गलत, वो तो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। आगे, एक्सक्रीशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये भी ट्रू है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? भोजन बनता है, उसमें सोल्यूबल प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसलोकेशन में, बिल्कुल ठीक है। पानी में घुलने के बाद वो भोजन ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपिरेशन में एब्जॉर्ब थोड़ी ना होता है डिजोल्व फूड। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? एक्सेस जो वाटर है प्लांट से बाहर निकलता है ना। तो इससे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। बिल्कुल ठीक है। देखो, सिल्वर को जब जंग लगती है तो उस पर ब्लैक कोटिंग बनती है, और सिल्वर पर जब जंग लगती है उसका फॉर्मूला होता है AgS और Ag2S। सॉरी, क्या फॉर्मूला होता है? Ag2S। मतलब सिल्वर को जंग लगती है CO2 और मॉइस्चर इन सब की प्रेजेंस में, सल्फर की प्रेजेंस में। आगे, ग्रीन कोटिंग कॉपर को जब जंग लगती है तो ग्रीन हो जाता है, और कॉपर की जो जंग होती है वो बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे, जब एक मेटल को मॉइस्चर मिल जाता है, एयर मिल जाती है, एसिड मिल जाती है, तो उसके ऊपर अनडिजायरेबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसको जंग लग जाती है। तो ये इसका रीजन है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। अगला, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन यूनिफॉर्म होती है, बट फूड वेब वो ग्रेटली इकोसिस्टम वेरी करती है। देखो भाई, लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी फूड चेन में यूनिफॉर्म होती है? नहीं, जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म थोड़ी ना होती है, सबकी अलग अलग होती है, इसलिए रॉन्ग है। आगे, हर ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाय 2 और मोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही खाया जाता है। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा होती है, तो ये ट्रू है। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, इसलिए डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एलिमेंट विच आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल एंड आर मेटल्स। बिल्कुल ठीक है। आउटरमोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन 1 आए, 2 आए और 3 आए तो वो मेटल्स होती है। आगे, द मेटल ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म आइदर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। बिल्कुल गलत है, ये नॉन मेटल फॉर्म करती है, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड। मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, इससे ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, इससे सी ऑप्शन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक। बिल्कुल ठीक है। देखो, सी से पास होने वाली रे उसी रास्ते से वापस आती है। अगला, ए रे इंसिडेंट ऑप्टिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट होती है ऑप्टिकली मेकिंग इक्वल एंगल। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर, ठीक है। तो दोनों में अगर वो 90 से बड़ा एंगल है तो ये भी 90 से बड़ा होगा, 90 से 180 के बीच में। अगला, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेम 1 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बतानी है जो कि वायरस से होती है, और द मेल यूज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं ताकि वो एसटीडी डिजीज से बचे रहे, तो उनके बारे में बताना है हमें। और अगला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक तो एड्स बता सकते हो आप, ठीक है, एक वैसे वार्ड्स भी होती है, एक स्पाई हिल भी होती है, स्पाई हिल्स, ओके। आगे, और हमें मेल्स यूज करते हैं कॉन्डोम्स। क्या यूज करते हैं? कॉन्डोम्स। अगला, व्हाट इज ए प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या होता है और वाई इट इज बैंड। अब ये बैंड किया कर जी कह रही है, देखो आपको पता है ना कि जैसे 3 महीने प्रेगनेंसी के हो जाते हैं तब क्या किया जाता है भाई, उसका सेक्स को जांच किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। और पहले क्या होता था, फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता था, गर्भपात कर दिया जाता था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। आगे, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल। उसमें क्या हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर वो क्या है, स्पोन क्या है, ये स्पाइरोगाइरा है ना। एक मिनट देखो, अब इनके प्रॉपर आंसर हम पीछे देखते हैं। देखिए भाई 21 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स और वाट्स दिखा रखी है। और अगला, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो यूज किए थे कॉन्डोम, जो मैंने अभी आपको बताई थी। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है सेक्स ऑफ द चाइल्ड जन्म से पहले बता देना। तो प्री नेटल सेक्स जो होता है वो इंडिया में बिकॉज ऑफ रेकलेस का मतलब लापरवाही से फीमेल फिटिसाइड को मारा जा रहा है ड्यू टू चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ से कम हो गया है। अब लड़कियाँ जैसे कम हो चुकी है और लड़कों के रेशियो क्या है, ज़्यादा। तो हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, इसलिए इसको बैन किया गया है। आगे, तो वो कौन है भाई, मैंने स्पाइरोगाइरा बोला है, ओ सॉरी स्पाइरोगाइरा तो हमारा क्या दिखाता है, फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आंसर आएगा राइजोपस। क्या आएगा? राइजोपस।
अब देखो, अब हमें इनके नाम भी बताने थे। ए हाइफा दिखा रखा है, बी स्पोंजियम, सी स्पोर्ट्स। तो अब हम इनको एक बार देख भी लेते हैं डायग्राम में ना। देखिए ए क्या है, हाँ इस डंडी को क्या बोलते हैं, हाइफा, हाइफा PHAE। और ये जो दाने हैं उनको स्पोर्स बोलते हैं, और ये जो दानों को स्पोर्स बोलते हैं। और ये क्या है, स्पोंजियम। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ ये क्या है, SPOR, देखो स्पेलिंग देखते हैं, SPORANGIUM। और हाइफा में भी ए आएगा यहाँ पे। ओके, हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा एक ए है, हैज 2 कार्बन एटम विच इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ बी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन। देखो ए में 2 कार्बन एटम है तो इथ से रिलेटेड है वो। अब मैंने उसको बी के साथ रिएक्ट किया, अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की के साथ हीटिंग करने पर। तो हमें ए और बी बताना है, और अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट का रोल बताना है। अगला केमिकल इक्वेशन बतानी है, तो इसके लिए हम पीछे ही चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो जिसमें 2 कार्बन प्रोडक्ट होते हैं वो होता है इथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। हो गया। और ए जिसके साथ रिएक्ट करवाना है वो कौन है, इथेनोइक एसिड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। अब मैंने उन दोनों को रिएक्शन करवाई। देखो इथेनॉल से जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। और ये क्या है, देखो एक ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अगला हमारा मिस यूज ऑफ सब्सटेंस एक्स इन इंडस्ट्री इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन एंड पायरिडीन। इसे क्या रखा है, मिस यूज होता है सब्सटेंस एक्स का इंडस्ट्री में, इसलिए प्रिवेंट का मतलब रोका गया है मिथेनॉल को, बेंजीन को और पायरिडीन को डालना। वाई इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एक्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भाई कोई सब्सटेंस है एक्स, जैसे मैं उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करती हूँ तो वो क्या बन जाता है, वाई। तो हमें एक्स और वाई बताना है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल बताना है। और हमें केमिकल रिएक्शन बतानी है जो चेंज दिखाती है एक्स से वाई होने में। तो देखो दोनों का आंसर हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारी जो सब्सटेंस है, देखिए ये रहा हमारा वो जो सब्सटेंस है जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल, वो कौन है, इथेनॉल। इथेनॉल से इथीन बनेगा जैसे मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डालूंगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे कोड में था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार ये। तो देखो भाई इथेनॉल से जैसे ही मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डालूंगी तो वो इथीन बनेगा प्लस पानी रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, कि देखो पानी रिमूव कर रहा है ना, इससे वो क्या काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 23। ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन कनिका हाउस बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल। देखो भाई कनिका के घर में बहुत सारा वेस्ट जनरेट किया गया, लेकिन सारा का सारा कैसा था, बायोडिग्रेडेबल। व्हाट इम्पैक्ट डज दिस वेस्ट कैन कोज ऑन द ह्यूमन हेल्थ। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से एक तो ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकते हैं, दूसरा इससे फॉलिंग स्मेल आती है, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो 2 इफेक्ट बहुत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, ड्रो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, और वो हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड अगर उसके ऊपर रखा गया हो तो बताना है। और अगला वो फैक्टर्स बताने हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड करती है। एक तो देखो स्ट्रेंथ मैग्नेट की, वो फील्ड की मैग्नेट की पावर पे भी डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, और रेडियस पे डिपेंड करती है। तो अब हम इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। देखिए भाई देखो हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, देखो इसमें करंट देखो प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है तो डाउनवर्ड आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई, डाउनवर्ड। तो हमने हाथ को पकड़ा, देखो भाई अब मैंने करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो मेरी जो उंगलियां हैं देखो वो किस साइड है, मेरी जो उंगलियां है वो क्लॉकवाइज चल रही है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा बनेगा भाई, क्लॉकवाइज। फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे, एक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, और कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी है उस पे डिपेंड करता है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 25। एक पर्सन है, द लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट ए पार्ट बिहाइंड द रेटिना। इसने क्या कर रखा है, एक पर्सन में जो लाइट रेज है फ्रॉम ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट फोकस की गई है रेटिना से, विच टाइप ऑफ विजन डिफेक्ट इज सफरिंग। तो इसने लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट ए पार्ट बिहाइंड द रेटिना। जब इमेज रेटिना के पीछे बनते हैं तो हाइपरमेट्रोफिया होता है। और अनदर नेम क्या है, देखो इसका अनदर नेम है नियर साइटिनेस। और विच टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग पावर उसकी कम हो चुकी है। और इसका डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम के लिए हम पीछे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए भाई हमारे पास जो इमेज है वो पीछे बनी है ना रेटिना से पीछे,
और हम इसको ठीक कैसे करेंगे, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से। और इस डिफेक्ट का दूसरा नाम, अच्छा नियर साइटिनेस का मतलब पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, और सॉरी नियर साइटिनेस बोला था वो मैंने रॉन्ग बोल दिया था, फार साइटिनेस आएगा। ओके, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटिनेस। ओके, ठीक कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ड्रो ए डायग्राम ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है और इसके 6 पार्ट्स को लेबल करना है। देखिए भाई, इसका डायग्राम देखिए हमारे पास, देखो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। देखो भाई, सबसे पहले ये जो हमारा पासेज होता है पहला, ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो होते हैं पल्मोनरी वेन। अब ये हमारा ऊपर का होता है लेफ्ट एट्रियम, नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर का हमारा क्या होता है राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल हो गए। अब वेना कावा मेन होती है जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, ये हमें दिखा रखी है। यहाँ से ओर्टा से, देखो ओर्टा से यहाँ पे, और यहाँ से देखिए यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लेबल कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 27 का ए, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए गिवन रजिस्टर। देखो हमें वी और आई दे रखा है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और हम देखेंगे क्या मिलेगा। इससे हमें आर मिलेगा, वी और आई का ग्राफ हो जाएगा। आगे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखो आई कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर थ्रू, और वी कितना दे रखा है हमें 2 वोल्ट। अब हमें क्या बतानी है, आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे में आई। वी कितना है भाई 2, आई कितना है 0.5, पॉइंट खोलेगा तो 10 ऊपर 5 नीचे, 5 से घटा 2 पे तो कितना आ गया 4 ओम। कितना आ गया भाई 4 ओम। अब देखो इसका ग्राफ देख लेते हैं हम सी सेक्शन में। देखो भाई इधर बना रखा है आई और ऊपर बना रखा है वी, तो 0.51 ऐसे करके बना देंगे। और ये देखो ये ग्राफ तो ईजी है, बना लेना। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल आई है ही, तो V बटे में आई कांस्टेंट होता है जो कि R होता है, ये ओम्स ला ही हमारा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिंबल ऑफ कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। देखो भाई यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाता है। क्या है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें रियोस्टेट का यूज भी बताना है। तो देखो रियोस्टेट का क्या यूज है भाई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट भी बोलते हैं। इसका काम होता है करंट को रेगुलेट करना बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए। वोल्टेज फिक्स हो गई तो बार बार आप करंट को कैसे चेंज कर सकते हो, आर को बार बार चेंज करके, क्योंकि वी बराबर क्या होता है आई आर। हमने वी को तो चेंज करा नहीं, अगर आर को चेंज कर दूंगी बार बार तो करंट चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखो करंट मान लो यहाँ से, देखो यहाँ से चलना शुरू हुआ कोई चीज़, एक इधर बट गई और एक इधर बट गई, इसका मतलब ये दोनों क्या है भाई पैरेलल। और अगर मान लो ये दोनों पैरेलल है तो इसका अनुसार पैरेलल निकालेंगे। अब पैरेलल के बाद देखो ये इसके साथ क्या है सीरीज में, फिर यहाँ से करंट आएगा तो ये इधर और इधर बट गया। चलो भाई अब हमें पहले ए और बी के बीच में बताना है, ए और बी के बीच में, फिर हमें बताना है सी और डी के बीच में। तो इस न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन की तरफ करते हैं। देखिए भाई सबसे पहले ए ई बी, कौन सा पाथ है भाई ए ई बी, ए से ई गया फिर ई से बी गया, ए ई बी गया तो ये तो स्ट्रेट जा रहा है करंट, कैसे जा रहा है स्ट्रेट, ये गया फिर ये गया और फिर ये ऐसे आ गया, तो ये तो सीरीज ही दिख रहे हैं हमें। कैसे दिख रहे हैं भाई सीरीज। तो पहले ए ई बी देखा, ए ई बी देखा तो इसने कैसे लिया उसको सीरीज, कैसे लिया भाई सीरीज। तो ये कितना है 5 और 5 कितने हो गए भाई 10 ओम हो गए। अब अगला R1 10 ओम है और ए बी पैरेलल है, द आर्म ए बी कैसी है भाई पैरेलल है ये। देखो क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी भाई, या तो इन दोनों को पैरेलल ले लो, यहाँ से करंट चला, या फिर भाई ऐसे कर लो, तो इससे चला ऐसे है ये ए ई बी। तो देखो एक बार करंट चला तो सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए दोनों को क्या ले लेंगे हम सीरीज। अब ये करंट यहाँ जाएगा फिर ये इधर पास हो गया है ना, तो अब देखो इसके साथ इसने इसको क्या लिया है पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/5 ये हम लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हुआ R1 की वैल्यू कितनी है 1/10 + 1/5, क्योंकि 1/10 आई है ये, तो 3/10 उलट के क्या गया 10/3, तो 3.3 आ गया। ए और बी के बीच में पैरेलल हो गया। अब ए और बी के बीच में 10/3 है, ए सी में ए और सी के बीच में 5 ओम है और बी और डी के बीच में 5 ओम है। अब देखो इसको सीरीज कैसे लिया है, जैसे ये आ गया इसमें। अब देखो करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है, जाने के बाद ये इधर पास हुआ या इधर पास हुआ, तो इन दोनों को जो आंसर आया है उसको इन सब के साथ क्या लिया इसने सीरीज, तो सीरीज में जोड़ देंगे हम सीधे। देखो भाई आर इक्विवेलेंट फर्स्ट का आंसर कितना है 10/3, उसमें 5 और 5 जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ गया 13.13। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन
व्हाट इज द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो सेक्स है चाइल्ड का वो डिटरमाइन किया जाता है टाइप ऑफ स्पर्म जो कि फ्यूज करते हैं एग के साथ, और हमें स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, और अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लो चार्ट बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। देखो हम दोनों क्वेश्चन ही देख लेते हैं लगातार। देखो भाई जो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन स्पर्म में वो कितने हैं भाई, 1, या तो वो एक्स होगा या वाई होगा। जो एग फर्टिलाइज है बाय एक्स कैरिंग स्पर्म वो देखो भाई अगर एक्स मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होगा, अगर एक्स और वाई मिलता है तो क्या होएगा, बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं। अब देखो इसका डायग्राम बना रखा है। देखो पहले ये दोनों स्पर्म बना दिया, स्पर्म में एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे ओवन बना दिया फीमेल का, उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम है। अब देखो जब एक्स ने एक्स के साथ फ्यूज किया तो देखो ये स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करके दिखा रखा है इसने, तो ये जाइगोट बन गया। तो एक्स गर्ल चाइल्ड और यहाँ पे ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करके एक्स वाई बन गया जो कि क्या है, मेल चाइल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दोनों चीज़ें हो चुकी है हमारी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29, वट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। देखो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है ना जो हमारा फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, चाहे इमेज को दूर लेके जाए या पास लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऑब्जेक्ट को ले जाने से, क्योंकि हमारी इमेज सेम उसी पॉइंट पे बनेगी। आगे, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया पर्सन इज 100 सेंटीमीटर है। वट इज द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस। अरे बिल्कुल सिंपल है, जो फार पॉइंट है मायोपिया पर्सन जो है ना वो दूर का दिखना उसको बंद हो जाता है, तब उसका फार पॉइंट याद रखना, मायोपिया के लिए यू हमेशा इन्फिनिटी ली जाती है। क्या ली जाती है, माइनस इन्फिनिटी। वी हमारा कितना है, इसके लिए हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे तो माइनस के 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 1/f क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u। तो 1 अपॉन में माइनस का 100 माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। तो f की वैल्यू आ गई माइनस के 100 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर दिया तो माइनस के 1 मीटर आ गई। पावर क्या होती है, 1/f। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1, तो माइनस के 1 डायोप्टर आ गई। कितनी आ गई भाई, माइनस के 1 डायोप्टर। और लेंस कौन सा लेंगे हम, कनकेव। अगला, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, और इसका यूज क्या है भाई, ये पीएच लेवल को अलग अलग बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, कैसा है। आगे, नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्ट्रीनिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, हमें हमारे शरीर में मिथेनोइक एसिड छोड़ती है। और नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्ट्रीनिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ, और टेमेरिंड का मतलब इमली। इनमें एसिड्स का नाम बताना है। इमली में टार्टरिक एसिड होता है। वट विल द pH ऑफ द साल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा साल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल, इसलिए इसका pH हो जाएगा 7। अगला है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो साल्ट होएगा बेसिक, इसलिए इसका pH 7 से क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो एक बार यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम रीड कर लेते हैं, 30 का ए। देखिए देखो भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर भी मैंने बताया मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर का, ये अलग अलग कलर देता है अलग अलग कंसंट्रेशन पे H+ आयंस पे। तो ये pH जो वैल्यू है वो मैच करता है कि कलर कैसा आया, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताता है, न्यूट्रल के बारे में बताता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, गिव रीजन टंगस्टन मेटल को हम मेकिंग फिलामेंट ऑफ इंटरस्टेंडेंट लैम्प बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं। कि देखो टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो ज़्यादा हाई 3380 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये मेल्ट नहीं करेगी तो ये जलती रहेगी। ठीक है, आगे, सीरीज अरेंजमेंट जो है वो यूजफुल क्यों नहीं होती, क्योंकि एक अप्लायंस खराब होगी तो सारी खराब हो जाएगी, करंट कम मिलेगा, पावर कम मिलेगी, वो करंट तो सेम मिलेगा, पावर कम होगी, तो ब्राइटनेस कम होगी चीज़ों की। ठीक है, वट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है यूनिट, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के, और अनदर नेम इसका यूनिट है। अगला, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो भाई ये क्या है, कार्बन कितना है, एक, मिथ, कार्बन के लिए मिथ, और CHO ग्रुप है तो पीछे Al जुड़ जाता है, तो मिथेनल। क्या नाम आ गया भाई, मिथेनल। एक मिनट, OH ग्रुप है ये, CHO, हाँ CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO कैसा होता है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप। एक मिनट, इसकी एक बार नेमिंग हम पीछे चेक भी कर लेते हैं। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4 5 के साइक्लिक है, 5 के लिए क्या होता है, पेंट, लेकिन हेक्ज, ये CnH2n वाला रूल है, तो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। क्या है भाई, ये साइक्लोपेंटेन। एक मिनट, हम 32 के ए को एक बार चेक कर लेते हैं। 32 का ए, देखिए भाई 32 का फर्स्ट, देखो भाई हाँ मिथेनल ही है, सही बताया था मैंने, CHO ग्रुप मिथेनल। ओके, साइक्लोपेंटेन भी हो गया, ये क्या है, मिथेनल। आगे,
देखो भाई, निशी राइट्स द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फॉर्मूला लिखने जा रही है। व्हाट नेम कैन बी गिवन टू फैमिली और सीरीज, देखो सबके पीछे ओ एच जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल की फैमिली है ये। डिफाइन इट ऑल्सो जनरेट द सीरीज फॉर द कंपाउंड 4 कार्बन एटम के लिए जिसमें क्लोरो हो फंक्शनल ग्रुप में, वो भी हमें बताना है। तो देखो भाई, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, एक है तो क्या आएगा मिथेनॉल, ओल जुड़ जाएगा। इसमें कार्बन कितने, 2, तो ये आएगा इथेनॉल। इसमें कार्बन कितने, 3, तो ये आएगा प्रोपेनॉल। ओके, अब हमें जो Cl है उसके भी बताने हैं बी पार्ट में। देखिए हाँ, हम किस पे आ गए थे, अगले में। देखिए भाई बी पार्ट में देखिए ये रहा Cl, तो इसमें पीछे Cl जोड़ दें। क्या जोड़ देंगे, Cl। ओके, हाइड्रोजन की जगह Cl रिप्लेस कर देंगे। वैसे ये किसका फॉर्मूला है, अल्केन का, CnH2n+2, तो यहाँ पे CnH2n+1 और Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, अब कार्बन इसमें कितनी थी, एक है तो C1H, 2 एकम 2 में एक जोड़ा 3, तो CH3Cl। कार्बन 2 है तो C2H, 2 दूनी 4 में एक जोड़ा 5 और Cl। अगला कार्बन कितनी है, 3, तो H, 3 दूनी 6 और 1 7 और Cl। कार्बन कितना है, 4 दूनी 8 और 1 9 और Cl जुड़ गए। देखो सेम यही बना हुआ है हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए 33। ड्रो ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए और उसके पार्ट को लेबल कीजिए। अगला, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, वो बताना है। व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट बताने हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के क्या बनेंगे, और विच सिक्रेटेड सब्सटेंस दैट हेल्प इन फैट डाइजेशन, वो बताना है। तो सभी क्वेश्चन को रीड आउट करने के लिए हम पीछे चलते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया। इसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बना लिया और लीवर बना लिया। लीवर में फैट डाइजेस्ट होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खत्म होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, वो बनेगा कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज और प्रोटीन से अमीनो एसिड। ओके, आगे जो बाइल जूस है, बाइल साल्ट है, वो लीवर में प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या करेगा, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा और एंजाइम के एक्शन को इफेक्टिव बना लेगा। जो फूड स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है और बाइल जूस क्या करेगा, उस फूड को अल्कलाइन बना देगा ताकि उसके ऊपर एंजाइम, पैनक्रियाज से जो एंजाइम एक्ट करते हैं लाइपेज, वो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट ट्रांसफर एंड राइट फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम एटम अटेन द स्टेबल कॉन्फिग्रेशन। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम जो है उसका एटम नंबर 20 होता है। पहली सेल में आए 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2। तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगी, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Ca+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बना देगी। बनाया। अब कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ दिखानी है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2, 6। इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कैल्शियम वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी और क्या बना देगी, O2 नेगेटिव। तो कैल्शियम में +2 है और O2 नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएंगे। और आयोनिक कंपाउंड, राइट फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड ऑक्साइड हमने बता दिया। कैल्शियम एटम अटेन कैसे करती है ये भी हमने बता दिया। ठीक है, और थोड़ा सा ये हम पीछे भी देख लेंगे उन्होंने कैसे बना रखा है। देखो भाई, कृतिका ने क्लीन किया 3 आयरन पीसेज ABC सैंड पेपर का यूज करके, फिर उसने कोटिंग लगा दी। देखो भाई, A पर उसने कोटिंग लगा दी पेंट की, B पर उसने ऑयल की और C पर उसने जिंक की। फिर उसने हर पीस को आइडेंटिकल स्क्रैच लगा दिया और कैप्ट दीज पीसेज फॉर 10 डेज के लिए रख दिया। फिर उसने चेक किया किस पीस में कृतिकी ऑब्जर्व करती है रस्टिंग एट द पॉइंट ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच वाले पॉइंट पे, पेंट वाली जगह पर तो आराम से होएगा। ठीक है, और जिंक वाली जगह पे एक बार चेक करना पड़ेगा। गिव रीजन टू एक्सप्लेन एंड नेम दैट डिफाइन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक। जिंक की लेयर जब अपन आयरन पर चढ़ाते हैं उसको तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। चलो भाई, अब हम इसके सारे क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं लास्ट में। देखिए भाई, डी सेक्शन के देखिए भाई, ये मैंने आपको बताया था कैल्शियम +2 and 2 इलेक्ट्रॉन 288, ये है ना, सेम ही दे रखा है इसने। देखिए भाई, अब कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 6 थे। इस तरीके से हमें ट्रांसफर और दिखाना है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन के पास हो गए 8, तो ये ट्रांसफर और दिखा देना। ठीक है, बाकी वो सारा सेम था। आगे देखिए, हाँ, तो उसने देखा A और B पीस पर रस्टिंग हो गई क्योंकि पेंट और ऑयल है,
वो अभी भी एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में होंगे। अभी मैंने आपको बताया था ऑयल और पेंट वाले पे हो सकता है, लेकिन जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में, और इस तरीके से वो रस्ट नहीं लगने देगा जिंक वाला। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आयरन या स्टील को रस्ट से बचाने के लिए उस पर हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, किसी थिन लेयर ऑफ जिंक की। हुआ ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऐसे हम सारे पार्ट पढ़ के फिर जल्दी से इसके आंसर्स दे देंगे। देखिए भाई, हमें क्या दे रखा है कि पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव, देखो ये हमें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे नेम द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड वाई। नेम द मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स है। देखो हाइड्रोजन कहाँ है? देखो यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ है। अब उससे ऊपर जितनी भी मेटल्स है वो सारी रिएक्टिव है, ओके। और वाई क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे, ठीक है। आगे, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर को हमने सिल्वर नाइट्रेट में डाला। अब देखो कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है, तो इसका मतलब कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और क्या बनेगा? एजी अलग हो जाएगी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। फिर भी हम इसके आंसर्स अभी हम पीछे देखेंगे। अगले, राइट टू ऑब्जर्वेशन टू प्रूव द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड, ये हमने बता ही दिया। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ मेलिएबिलिटी। देखो भाई, जो मेटल होती है वो मेलिएबल होती है, उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होती। ऐसे ही मेटल डक्टाइल होती है, उनको तार में कन्वर्ट किया जा सकता है स्ट्रेच करके, लेकिन नॉन मेटल को तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आगे, मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक होता है नेचर में, लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक या न्यूट्रल दोनों होगा। अब हमें राइट योर आंसर इन टेबुलर फॉर्म, टेबल बना के लिख देना। अब हम एक बार फर्स्ट के पार्ट को पढ़ लेते हैं, 34 के। देखो भाई 34 का, देखिए भाई, हाँ जी। अब द मेटल विच आर, जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है सारी की सारी उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। एग्जाम्पल हमने दे सकते हैं, बहुत सारी है, सारी दे दो चाहे एग्जाम्पल। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेती है हाइड्रोजन से। रीजन ये है उसका कि मेटल जो ऊपर वाली मेटल है हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि वे सारी की सारी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को, उनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जल्दी से लॉस कर लेती है हाइड्रोजन से, इसलिए वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। अब एक एग्जांपल हो गया, जिंक में HCl डाला तो ZnCl2 और H2 बन गया, ठीक है। और ये मैंने आपको भी कलर बताया ही था। अब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो कैसा होता है भाई? कलरलेस होता है, ये और बताना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट ये कैसी होती है? कलरलेस। और कॉपर डिस्प्लेस कर लेता है सिल्वर को, तो ब्लू कलर, कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। आगे, ग्रेइश कोटिंग होती है सिल्वर की, और ये सिल्वर कैसी होती है? ग्रे कलर की, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता है? कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तो पता ही है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और देखो वो मेलिएबल नॉन मेलिएबल को हमें वो निकल रहा था टेबल बना के, मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल। मेटल मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल मेलिएबल डक्टाइल नहीं होती। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल या तो बेसिक ऑक्साइड बनाती है या एम्फोटेरिक भी बनाती है, बेसिडिक प्लस एसिडिक। और नॉन मेटल हमेशा एसिडिक या न्यूट्रल बनाती है। हो गया। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नेम द हार्मोन विच इज रिलीज इनटू द ब्लड व्हेन इज शुगर लेवल राइजिंग। उस हार्मोन का नाम बताना है। इंसुलिन हार्मोन है। नेम द ऑर्गन विच इंट्रोड्यूज दिस, कौन सी ग्लैंड होती है भाई जो हार्मोन निकालती है? पैनक्रियाज। इसका इफेक्ट क्या है? शुगर लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। ऑल्सो मेंशन द डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय दिस ऑर्गन। पैनक्रियाज पैनक्रेटिक एंजाइम सिक्रेट करती है, और उसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, है ना, और अमाइलेज। तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है, लाइपेज छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, और एक प्रोटीन पे काम करती है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। में केमिकल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? इससे अगला, ट्रोपिज्म क्या होता है, और 4 काइंड के ट्रोपिज्म बताने हैं और उनके एग्जाम्पल। देखो दोनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं पीछे। 35 का ए, देखो भाई, जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है ब्लड में, और इंसुलिन रिलीज होने की वजह पैनक्रियाज करती है। ये तो देखो मैंने बता चुकी हूँ। अगला देखिए, केमिकल जो कम्युनिकेशन है वो मल्टी सेलुलर में क्यों जरूरी है? क्योंकि इमरजेंसी डिमांड की वजह से। देखो कई बार हमारे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, हम भूखे रहने लग जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं सहन कर पाते, तो हमारे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। बट शॉर्ट लाइव्ड का मतलब छोटा जीवन होता है उनका। एट द नर्व फाइबर डू नॉट कनेक्ट टू ऑल सेल्स, तक कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए सेल्स को जरूरी है कि वो रेगुलेट रहे। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेशन प्रोग्राम होता है, और वो होता है हार्मोन के द्वारा, ठीक है। अगला में मूवमेंट बतानी है प्लांट की। देखो भाई, ट्रोपिज्म क्या होता है?
प्लांट की मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन में क्या कहलाती है? ट्रोपिज्म। तो प्लांट्स लाइट के प्रति, टच के प्रति, ग्रेविटेशनल फोर्स और केमिकल के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। 4 टाइप के ट्रोपिज्म क्या है? लाइट के प्रति रेस्पॉन्ड करना, फोटोट्रोपिज्म। इसमें प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है, स्टैंड उधर बढ़ता चला जाता है। जियोट्रोपिज्म का मतलब प्लांट का ग्रेविटी की तरफ बढ़ना। इसमें प्लांट की जो जड़ें है धरती की तरफ जाती है और स्टेम दूर जाता है धरती से। हाइड्रोट्रोपिज्म पानी की तरफ मूव करना, जैसे रूट्स पानी की तरफ जाती है। और कीमोट्रोपिज्म का मतलब प्लांट का केमिकल स्टिमुलस के प्रति करना, ठीक है, जैसे पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल की तरफ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोकल लेंथ दे रखी है हमें डाइवर्जिंग लेंस। देखो डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव। कौन सा होता है भाई? कनकेव। तो हमें उसकी फोकल लेंथ रखें, कनकेव में एफ नेगेटिव होएगी और कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे ताकि ये इमेज 15 पे बनाए। तो v कितनी है भाई? -15 और u हमें निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर लेंस में 1/v माइनस 1/u, 1 अपॉन में माइनस का 30, माइनस के 1/15 माइनस का 1/u, माइनस के 1/30 प्लस में 1/15 बराबर है माइनस के 1/u। इसका एलसीएम 30, माइनस के 1 प्लस में 2 बराबर -1/u। ये आएगा 1/30 बराबर -1/u। तो माइनस अपना उसको दे देगा तो u की वैल्यू आ गई -30 हो गई। अब हमें m और बताना है। m का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लेंस में प्लस में v/u होता है। v कितना है भाई? माइनस का, एक मिनट, v है -15 और u है -30। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ओके। अगला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। एयर का दे रखा है, क्राउन ग्लास का और डायमंड का, और स्टडी करना है इस ग्राफ को और इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। अरे एयर से डांसर में जाएगी तो बैंड हो जाएगी, ठीक है, झुक जाएगी। फिर डायमंड में जाएगी तो और ज़्यादा बैंड होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। अब हमें बताना है किस में लाइट ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। एयर में सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। आगे, आउट ऑफ द क्राउन ग्रास एंड डायमंड स्टेट विच मीडियम इज डेंसर। मेरे हिसाब से तो डायमंड ज़्यादा डेंसर होता है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। देखो दोनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम पीछे चलते हैं। देखिए भाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। देखिए भाई, अब हमारे पास ये आई है आर, फिर ये जा रही है। अब देखो यहाँ पे डायमंड हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो हमने देखा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से क्या है? ज़्यादा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास क्या होगी? डायमंड से ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा क्राउन ग्लास और डायमंड में डायमंड आंसर होता है, ठीक है। और उल्टा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या होगी? ज़्यादा। आगे, इफ़ द मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर होती है। देखो पहला मीडियम वैक्यूम या एयर होना चाहिए, और वो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को हम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालते हैं। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए भाई, वट आर द 2 पॉसिबल वेज बताने हैं जिसमें से एक कॉनकेव मिरर एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और इन प्लेस ऑफ इट जब रखी जाती है। मैग्नीफाइड इमेज तो जब बनाता है जब वो पी और एफ के बीच में रखी जाती है। आगे, ड्रॉ बोथ द डायग्राम बनाने हैं और डिफरेंस बताना है। इमेज फॉर्म्ड इन सेकंड, और कॉनकेव मिरर को हम ENT स्पेशलिस्ट को यूज़ करते हैं। तो देखो सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए हम चलते हैं पीछे। देखो भाई, देखिए भाई, हमारे पास ये है 2 पॉसिबल वे जिसमें कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। एक तो C और F के बीच में जब वो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है बिटवीन C और F के बीच में। देखो ऑब्जेक्ट रखा, रे डाली और फोकस में से पास हो गया। एक फोकस में जाएगी तो पैरेलल होगी, तो देखो इमेज बन गई ना बड़ी। और एक P और F के बीच में, दोनों में देखो, इसमें तो रियल इमेज बनी है मैग्नीफाइड, इसमें कैसी बनी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वो हमें बताना है, ठीक है। ENT स्पेशलिस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करके एग्जामिन करने में आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखिए भाई, ये हम सारे कर चुके हैं। अब लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट गैमेट्स। देखो इसमें क्या हो रहा है भाई? ये तो क्या दिखा रहा है? फ्रेगमेंटेशन। और ये क्या दिखा रहा है भाई? बडिंग। ऑर्गेनिज्म बताना है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने हैं फर्स्ट और सेकंड में, और डिफरेंस बताना है दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में। और हमें बताने हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन से क्यों नहीं दे सकते।
क्योंकि उसमें स्पेशल टिश्यू, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं भाई ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इनके प्रॉपर आंसर पीछे देखते हैं। देखिए भाई 37 का, देखिए भाई फर्स्ट स्पाइरोगाइरा था जो फ्रेगमेंटेशन दिखाता है, अगला हाइड्रा था जो बडिंग दिखाता है। बडिंग फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? बडिंग में एक बर्ड जो है वो आउटग्रोथ से डेवलप हो रहा है और फिर उसके बाद स्पेसिफिक साइट पे जाके डेवलप होता है वो, और जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तो अपने बर्ड डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट में और नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जैसे स्पाइरोगाइरा। आगे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपली डिवाइड नहीं हो सकते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि उनमें जो सारे कलेक्शन में नहीं होती है। स्पेसिफाइड जो सेल है वो टिश्यू से बनती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, वही सेम है। तो ये रीजनरेशन और हाइड्रा और प्लानेरिया में होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला देखो भाई, निर्मत ने हीट किया शाइनी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस एक्स को चाइना डिश में किया और उसने नोट किया ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया। शाइनी ब्राउन कलर तो भाई कॉपर होती है, कॉपर में ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये है ब्राउन कलर का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, देन शी पास हाइड्रोजन गैस ओवर दिस हीटेड मटेरियल वाई। अब CuO में उसने हाइड्रोजन गैस पास करी तो ब्लैक कलर टर्न्स अगेन ब्राउन, तो Cu + H2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब रिवर्स प्रोसेस हो गया, इसको हमें बताना है। अगला ऑक्सीडेशन क्या है? देखो भाई ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ZnO से Zn बन रहा है तो इसका तो क्या हुआ है? रिडक्शन। और C से CO बन रहा है तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? ZnO। अगला X और Y बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है जो X और Y से X बनेगा, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है। तो चलो भाई अब हम ये सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए पीछे चलते हैं। देखिए भाई सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होती है। आगे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है ये सब बता दिया है। देखो भाई एक्स कॉपर था, ये मैंने बताया था ना, वो कॉपर ऑक्साइड बना, तो कॉपर में ऑक्सीजन मिला, कॉपर ऑक्साइड, उसमें हाइड्रोजन डाला तो कॉपर और H2O बन गया था। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। देखो ये इधर आ रहा है, इधर से निकल रहा है, से इधर जा रहा है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसमें देखिए ये इधर से जाके इधर जा रहा है ना, तो अब इसने कर रखा है इफ़ मैग्नेट N को मूव किया जाए टूवर्ड्स मैग्नेट M की तरफ तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। देखो इसका ये कौन सा पोल है? नॉर्थ, यहाँ से यहाँ रहा है साउथ पोल, तो साउथ और नॉर्थ तो दोनों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। जस्टिफाई कर ही दिया हमने कंक्लूजन को। आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके लाइन बनाने हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? क्लोज कर होती है। शुरू कहाँ से होती है? वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, और व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बनती है ये बताना है। देखो लास्ट क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती है मैग्नेटिक फील्ड के पास, और वीक कब हो जाती है? जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाती है, और वो एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल, इक्विडिस्टेंस होती है, यूनिफॉर्म होती है। आगे ये मैंने आपको बता दिया था, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। आगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है मैग्नेट के अंदर, और बाहर होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। पैरेलल और इक्विडिस्टेंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। थैंक यू वेरी मच।